Hello everyone, so today date is 4th February in 2024. We are going to solve some PYQs of chemistry, physics and bio. तीनों के combine कुछ PYQs हम solve करेंगे यहाँ पे. तो start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. हमें क्या दे रखा है, फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. इनफाइनाइट टर्म का हमें सम निकालना है यहाँ पे. जो हमें यहाँ पे टर्म्स दे रखी है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16, जो हमें यहाँ पे ये टर्म्स दे रखी हैं. इसका हमें क्या निकालना है, इनफाइनाइट मतलब सम निकालना है. सो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, S इज इक्वल टू A/1 माइनस आर. ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे A हम इसे कंसिडर करेंगे 1 को. 1/1 माइनस आर, यहाँ पे हमारे पास A आर, ऐसे इसको मतलब इसको A कंसिडर करते हैं, आर इसके नेक्स्ट टर्म को R कंसिडर करते हैं. तो 1/2. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे. A इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1/2. आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2. यानी कि हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमें जो है मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ. एक्चुअली वो टर्म ऐसी थी, वो यहाँ पे लिखी नहीं जाती. फिर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, d/dx रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 1 माइनस 1/x². सेकेंड हमारे पास ऑप्शन क्या है 1 प्लस 1/x का स्क्वेयर. थर्ड हमारे पास क्या है 1 माइनस 1/2x. फोर्थ हमारे पास है नन ऑफ दीज. सो सोल्व करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. d/dx रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, d/dx को हम एज इट इज़ लिख लेंगे. अंदर ये रूट को हटाकर x प्लस यहाँ पे रूट हटा देंगे 1/x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट को हटाकर एडिशन में 1 आ जाएगा. इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस 1/x का स्क्वेयर. यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, सेकेंड वन. नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आएगा रूट सॉरी इंटीग्रेशन cos 3t dt इज. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन 0 to π/2. ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ये दे रखे हैं 2/3. एक हमारे पास है -1/3, एक है -2/3 और एक है 1/3. सो मैंने यहाँ पे अपनी क्वेश्चन वाली टर्म लिखी है. इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम जब साइन में कन्वर्ट करते हैं तो साइन 3t/3 राइट. कोस से साइन में करने पर यही आता है हमारे पास 0 π/2 0 to π/2. सो क्या आ जाएगा 1/3 -1 माइनस 0 इज इक्वल टू -1/3. यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आया है, बी आ गया. सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप, यहाँ पे ये एक्चुअली आई कैप और ये क्या है जे कैप. इनके अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है. ऑप्शन हमारे पास है के कैप. सेकंड हमारे पास है आई कैप प्लस के कैप. थर्ड है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2. फोर्थ हमारे पास क्या है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 2. ये हमारे पास है. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. हमें क्या निकालना, वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना यानी रिजल्टेंट. रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ये क्या है हमारे पास वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड राइट. ये कैप होता है, ये वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड. ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप. यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास कौन सा आएगा, थर्ड वन, आई कैप प्लस जे कैप √2 ये आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप. बी वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, बी इज इक्वल टू यहाँ पे बी किसके 3 जे कैप माइनस के कैप.
और सी की अगर मैं बात करूँ क्या आएगा, इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 2k कैप। तो वैल्यू यहाँ पे किसकी बतानी है हमें, वैल्यू ऑफ ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर 2b प्लस 3c वेक्टर वुड बी क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि ऑप्शन मस्ट है, तभी आप समझ पाओगे कि किस प्रकार क्वेश्चन और किस प्रकार इसके ऑप्शन आते हैं। 20i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। थर्ड हमारे पास है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 20k कैप, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10k कैप। ये हमारे पास है। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास है। अकॉर्डिंग टू दिस हम ये जितनी भी वैल्यूज हमारे पास ए और ए बी सी की दे रखी है, तीनों को आपको यहाँ पे पुट करना है। कैसे करके दिखाती हूँ। 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2 यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे b जो हमें दे रखी है, b की वैल्यू ये रही, प्लस यहाँ पे 3 और c की वैल्यू जो दे रखी है। आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप प्लस 16i कैप माइनस 6k कैप, यानी कि 20i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप ये आंसर आएगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बी जीरो, कि जो रिजल्टेंट होता है कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का वो जीरो हो सकता है। चार हमें यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला यस व्हेन द टू वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड। पहला हमें क्या बोला था कि हाँ हो सकते हैं जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। दूसरा हमारे पास है नो, कभी भी ये रिजल्टेंट जो है दो वेक्टर के जीरो नहीं हो सकते। तीसरा हमारे पास है यस जब दो वेक्टर सेम हो मैग्नीट्यूड में लेकिन उसमें डायरेक्शन या सेंस में अपोजिट हो। फोर्थ हमें दे रखा है यस जब दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड में हो जो कि एक एंगल बनाए t2π/3 का विद ईच अदर। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास थर्ड होगा कि दो वेक्टर जो हैं वो जीरो हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में, कब, जब व्हेन दो वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन सेंस में अपोजिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो इक्वल फोर्सेस जो हैं एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री के एंगल के साथ बिटवीन देम। अगर रिजल्टेंट फोर्स उनकी इक्वल है 40√23 न्यूटन के, तो मैग्नीट्यूड बताना है ईच फोर्स का क्या होगा। चार ऑप्शन यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो 2f कोस कितना डिग्री का, 60/2। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमने थीटा के प्लेस पे अपना 60 डिग्री जो हमें दे रखा है वो पुट कर दिया है। तो इज इक्वल टू क्या जाएगा, 40√3 न्यूटन ये हमें दे रखा है, इसके इक्वल है। सो बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट आवर आंसर √3/2, 60/2 √3/2 होता है इज इक्वल टू 40√3। √3 से √3 को यहाँ पे हम एलिमिनेट करके देखो, इससे ये एलिमिनेट हो गया, ये √3 से √3 एलिमिनेट हो गया। फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 न्यूटन। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा इसका, ए यानी 40 न्यूटन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है XmL ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस इफ्यूज थ्रू आ होल, एक होल के थ्रू वो इफ्यूज आउट हो गई एक कंटेनर में इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कंटेनर के अंदर एक हाइड्रोजन गैस जो है XmL की वो एक होल में इफ्यूज हो गई। टाइम टेकन फॉर द इन्फ्यूजन, मतलब कि इफ्यूजन के लिए कितना टाइम लगा, ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफाइड बिलो अंडर कंडीशंस इज, क्या पूछा गया, द टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन, कितना टाइम इफ्यूजन के लिए लगा सेम वॉल्यूम ऑफ गैस को जो कि स्पेसिफाइड बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन के जो अंडर है वो बताना है। तो देखो
हमारे पास फॉर्मूला होता है R2/R1 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ 1 मोलर मास ऑफ 2। यहाँ पे दो बात करें, यानी मोलर मास के का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, यानी कि V2/T2 इंटू T1/V1, ये लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक के प्लेस पे 2 आएगा, ऑब्वियसली उसका मोलिकुलर मास, यानी M1 के प्लेस पे 2, M2 के प्लेस पे 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम X/2 इंटू 5/X, ये हमें गिवन है, राइट। सो 5/T2 इज इक्वल टू √2/M2, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर ऑक्सीजन के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 5 2 से यहाँ पे हमारे पास 10 एंड 20 सेकेंड, इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर ऑक्सीजन एंड 20 सेकेंड्स, यानी कि 20 सेकेंड ऑक्सीजन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2O। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बताने, इसमें कितने होंगे, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं Na2SO4 10H2, इसका अगर हम फॉर्मूला निकालें, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट इसका, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू सोडियम का कितना होता है 23 प्लस यहाँ पे 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन 16 प्लस 10 इंटू यहाँ पे हाइड्रोजन 18, इसका आ जाएगा 322 ग्राम हमारे पास आंसर। तो 322 ग्राम अगर Na2SO4 हाइड्रेटेड सॉल्यूशन कंटेन, अगर ये 224 हमारे पास ये कंटेन करते हैं ग्राम ऑक्सीजन, सो 32.2 ग्राम जो Na2SO4 है यहाँ पे, वो कंटेन करेंगे कितने ग्राम ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 32.2 इंटू 224/322, आप इसको काट पीट के सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 22.4 ग्राम, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होगा, सेकंड आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रोक्स। क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम बताने हैं, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अप्रोक्स कितने होंगे। चार ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसके गिवन है, 1.2 इंटू 10⁻23, 6 इंटू 10⁻22, 6 इंटू 10⁻23, 12 इंटू 10⁻23। इजी क्वेश्चन है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 42 ग्राम ऑफ CO2 के पास हैज़ कितने, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू, या वोगाड्रोस नंबर होता है 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो 4.4 ग्राम ऑफ CO2 हैज़, 4.4 ग्राम जो है CO2 का, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास इसका 12 इंटू 10⁻23 अपॉन 44 इंटू 4.4, यानी कि आप इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1.2 इंटू 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, फर्स्ट वन। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज √7 टाइम्स ऑफ, RMS का यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर से है, RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इफ T जो है टेम्परेचर है गैस का, देन यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है।
तो देखो इसको सोल्व कर लेंगे। म्यू आर एम एस इज इक्वल टू क्या आएगा, √3t/m, यानी कि म्यू H2 अपॉन हाइड्रोजन और किसके रिस्पेक्ट में है, नाइट्रोजन के। दोनों का हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, √3t/m गैस के केस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इंटू M(N2) अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड N2, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आएगा, सी। जो टेम्परेचर होगा नाइट्रोजन का वो हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के 2t यानी कि 2 गुना होगा उसका टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक बोतल जो है ड्राई अमोनिया की और एक बोतल ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड की, उसको कनेक्ट कर दिया एक लॉन्ग ट्यूब के थ्रू, आर ओपन मतलब कि और दोनों ही ट्यूब जो है वो क्या है, साइमल्टेनियसली ओपन है। दोनों एंड्स पे जो वाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग है फर्स्ट फॉर्म्ड, तो कहाँ पे सबसे पहले जो वाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग होगी वो कौन सी जगह पे सबसे पहले फॉर्म्ड होगी, ये बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसके दे रखे हैं। सेंटर, ट्यूब के सेंटर पे, हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल के पास में, अमोनिया की बोतल के पास, या फिर फोर्थ ऑप्शन है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द, मतलब कि पूरी ट्यूब के लेंथ के थ्रू आउट, कहाँ पे। सेकंड ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट होगा, नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल। देखो ये रिलेशन याद रखोगे, जो रेडियस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है √m के, राइट। सो जो मोलिकुलर मास होगा किसका, HCl का, वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, NH3 अमोनिया के कंपैरिजन में। सो HCl जो है वो स्लोली डिफ्यूज होगा, एंड रिंग जो है वो HCl बोतल के पास फॉर्म्ड होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, सेकंड आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमीबा। अमीबा क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, और बैक्टीरिया में और अमीबा में कौन सा स्ट्रक्चर सिमिलर है, बैक्टीरिया एक होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है ये एक, और अमीबा यूकैरियोटिक है। यानी कि अगर मैं बताऊं प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनका प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है, यानी पहले वाले जो होते हैं, मतलब इनके पास ना तो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ना इनके पास सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं, बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स वो प्रेजेंट होती। जबकि अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो इनके पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, और बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह ये प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें जो है इनका एक स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर बताना है, कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका होता है सेल मेम्ब्रेन। देखो जो स्ट्रक्चर सिमिलर होता है अमीबा में और बैक्टीरिया में वो सेल मेम्ब्रेन होता है। मैं आपको यही बता सकती हूँ कौन से चैप्टर का है ये, हमारे पास जो है प्लांट किंगडम चैप्टर से है गैस, और मतलब 11th क्लास के NCERT के पेज 128 पे आप चेक कर सकते हो इसको, वहाँ पे लिखा हुआ है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। विच इज़ नॉट द रोल ऑफ मीजोजोम्स। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मीजोजोम्स का क्या रोल नहीं, कौन सा काम जो है मीजोजोम्स का इसमें से नहीं होता है, वो पूछा गया है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सिक्रेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होता है इसका एज इट इज़ याद रखोगे, फोटोसिंथेसिस में जो है मीजोजोम्स का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। देखो मीजोजोम जो है वो रेस्पिरेशन में मदद कर सकते हैं, सिक्रेशन में मदद करते हैं, सिक्रेशन के प्रोसेसेस में मदद करते हैं, सर्फ और क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और जो उसका एंजाइमेटिक कंटेंट होता है उसको इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चर बताना है प्रोकैरियोटिक सेल में जो कि
सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। देखो प्रोकैरियोटिक सेल का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा होता है, मतलब कि सेम है, वो हमें यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं, राइबोसोम, मीजोसोम, क्रोमेटोफोर, न्यूक्लियोड। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होता है मीजोसोम। देखो जो स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल का होता है। इज मीजोसोम, वो मीजोसोम होता है क्योंकि बोथ आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि दोनों में ये क्या होती है, साइट होती है रेस्पिरेशन की। मैंने पीछे बताया था मीजोसोम का काम, बोथ आर द साइट ऑफ what? Respiration. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, इसका सेकंड आएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के लिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट बताना है इसके रिस्पेक्ट में। पहला ऑप्शन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, दूसरा सर्कुलर, तीसरा डबल स्टैंडर्ड, चौथा जीनोमिक डीएनए। तो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास आएगा फर्स्ट। जो न्यूक्लियोइड में जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो बिना मेम्ब्रेन का होता है, उसको हम जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। देखो जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है ऐसे, ये सर्कुलर मुझे अच्छे से बनाना नहीं आया है, और जीनोमिक डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड भी, सर्कुलर भी, जीनोमिक भी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नहीं होता है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, जो हर एक बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है। चार ऑप्शन है, अभी तक आप ये समझ भी गए होंगे, काफ़ी बार हम कर चुके हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सेल मेम्ब्रेन है। एक क्वेश्चन पीछे ऐसा ही हमने अभी किया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कौन सा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन। तो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में वो कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो साइज होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ का, वो कितना होता है, साइज बताना है अब इसका। ये तो देखो सिंपल जो है डाटाबेस क्वेश्चन आपको याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है माइक्रो 0.1 मतलब म्यू मीटर, माइक्रोमीटर, यानी कि इतना साइज होता है माइकोप्लाज्मा। और इसका एग्जाम्पल होता है क्या, माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट सेल होता है, आर ओनली 0.3 माइक्रो, मतलब कि केवल और केवल ये 0.3 जो है माइक्रोमीटर होता है लेंथ में। बट अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यूज आर, कौन सा होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, फिम्ब्री, मिजोसोम्स, होल्डफास्ट, राइजोइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फिम्ब्री। आप ध्यान से समझो, जो स्ट्रक्चर जो मदद करता है कुछ बैक्टीरिया को कि वो रोग से या फिर उनके होस्ट टिश्यू पे अटैच हो सके, वो फिम्ब्री होता है। फिम्ब्री कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये मतलब ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें। जैसे अगर मैं एक फीमेल वजाइना की बात करूं, आपने वहाँ पे भी सुना होगा फिम्बरी प्रेजेंट होती है। ये स्ट्रक्चर बहुत गंदा बना है। ये जो होती है ये फिम्बरी होती है, इनका क्या काम होता है, जो ओवम या ओवरी वगैरह होती है इनको ये जो है मतलब कि अपनी तरफ वो करती है, मतलब इनको इनका सिंथेसाइजेशन करती हैं ये, ठीक है। तो फिम्बरी का ये काम होता है, फीमेल मतलब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है जो इंसुलिन बॉडीज होती है ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया की, वो कैसी होती है। चार ऑप्शन है, गैस वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल जो है ब्लू, ग्रीन और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। क्या बोला है मैंने, गैस वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है, वो इनमें से किस में पाया जाता है। चार ऑप्शन है, फेलोपियन ट्यूब, एल्वियोलर, पीसीटी, स्टमक। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल, ये जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी वाले यानी किडनी से रिलेटेड होता है ये। सो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है वो लाइंड होती है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से विद अ ब्रश बॉर्डर ऑफ, और इनका ब्रश बॉर्डर किसका होता है, माइक्रोविलाई का, विद ब्रश बॉर्डर ऑफ, छोटी छोटी विलाइज होती हैं, माइक्रोविलाई मतलब बिल्कुल माइनर 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 माइनर, तो माइक्रोविलाई जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रेटली इंक्रीजिंग तक, किसके लिए, ग्रेटली इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की जो इनर लाइनिंग होती है ट्यूबल की, वहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ाती है ताकि एरिया जो है मैक्सिमाइज हो सके सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए, एरिया मैक्सिमाइज हो सके सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए, उतना ही ज़्यादा सिक्रेशन और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। विच सेल जंक्शन हेल्प्स इन स्टॉपिंग सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, कौन सा सेल जंक्शन जो है मदद करता है इन स्टॉपिंग सब्सटेंस को स्टॉप करता है लीक करने, मतलब कि वो टिश्यूज़ के अक्रॉस किसकी वजह से लीक नहीं होते हैं वो बताने हैं। करेक्ट ऑप्शन हमें तो 4 ऑप्शन है, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, अदरिंग जंक्शन और टेंडेंस। तो क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा, सेकंड हमारे पास करेक्ट है, टाइट जंक्शन। और टाइट जंक्शन से ही समझ सकते हो, ठीक है, टाइटली उनको पैक्ड रखते हैं जिसकी वजह से वो लीक नहीं हो सकते। टाइट जंक्शन परफॉर्म करते हैं फंक्शन किसका, स्टॉपिंग सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू अमंग द 3 सेल जंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ फॉलोइंग इज स्केल्टन कनेक्टिव टिश्यू, स्केल्टन कनेक्टिव टिश्यू इनमें से कौन सा होता है, लिगामेंट, ब्लड, एडिपोस ब्लड, कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बोन है, बोन इज अ स्केल्टन कनेक्टिव टिश्यू। स्केल्टन कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ये प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली बोन ही तो प्रोवाइड करती है एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जो कि और मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मूवमेंट ऑफ, दो टाइप के स्केलेटन टिश्यू होते हैं, एक बोन्स और एक कार्टिलेज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बोन्स। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी ग्लैंड्स इन मैमल सिक्रेट डैश एंड आर डैश, मेमोरी ग्लैंड जो होती है मैमल्स में वो क्या सिक्रेट करती हैं, ऑप्शन दे रखा है हमारे पास एंड आर डैश, और वो क्या कैसी होती हैं। करेक्ट ऑप्शन बी है मेरे हिसाब से, ये मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेमोरी ग्लैंड जो है मैमल्स में मिल्क को सिक्रेट करती हैं, और ये आपको पता होगा हार्मोन्स वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, ये एक्सोक्राइन होते हैं, एक्सोक्राइन इन नेचर, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये। इन विच एपिथेलियम सेल्स, इन विच एपिथेलियम सेल्स जो है टोल होते हैं और सिलेंडर होते हैं, यानी जैसे लोंग लोंग से, विद न्यूक्लिया जो कि उनके न्यूक्लिया जो है बिल्कुल बेस पे बिल्कुल नीचे की साइड लोकेटेड होते हैं ऐसे। तो कौन सा होगा, क्यूबोइडल, कोलमनार, स्क्वेमस, सिलिएटेड, कौन सा करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कोलमनार में ऐसा होता है। कोलमनार एपिथेलियम की अगर मैं बात करूँ वो एक सिंपल लेयर से कंपोज होते हैं जो कि टोल और सिलेंडर सेल्स की होती है। उनके न्यूक्लियाई जो उनके बेस पे लोकेटेड होते हैं, फ्री सरफेस के पास उनके जो फ्री सरफेस होता है मे हैव माइक्रोविलाई, मे पोजेस माइक्रोविलाई, और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, जो लाइनिंग होती है स्टमक की और इंटेस्टाइन की, और सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में ये मदद करते हैं। तो ये हमारे पास इसका ओवरऑल फंक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑफ फोर्स, एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास फोर्स दे रखी है इतनी 2 i कैप प्लस थ्री जे माइनस के कैप, यहाँ पे कैप आएगा। एक्ट्स एट अ पॉइंट 2 -3 और 1 पे एक्ट कर रहे हैं, देन मैग्नीट्यूड बताना है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा 0 0 और 2 पॉइंट के अक्रॉस विल बी। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ, रेडियस इंटू फोर्स जो है टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे आर जो है क्या क्या दे रखा हमारे पास, यहाँ पे आर क्या होगा 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस के कैप माइनस, यहाँ पे आर निकालना है ना हमें, टॉर्क और जो
वो है फोर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, और टॉर्क यहाँ पे हमें वो क्या कर, टॉर्क हमारे पास कितनी है, -2 k कैप। सो क्या आ जाएगा ये हमारे पास, 2 i कैप -3 j कैप -k कैप। नाउ हम जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, R/F इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 i कैप +12 k कैप, यानी कि जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6√5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो मैग्नीट्यूड होता है पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, वो हमें दे रखा है, ठीक है, पेयर दे रखी है मैग्नीट्यूड। विच पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पेयर जो है उसको हम ऐड नहीं कर सकते। एक रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 13 सेंटीमीटर का एक रिजल्टेंट वेक्टर देने के लिए कौन सा डिस्प्लेसमेंट पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते, ये बताना है। 4 हमें यहाँ पे दे रखी है। तो करेक्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास थर्ड आएगा, 1 और 15 सेंटीमीटर। जो रिजल्टेंट होते हैं दो वेक्टर्स के, ए और बी के, उन्हें मस्ट सेटिस्फाई, उन्हें एक इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होती है कि ए अप्रोक्सीमेट बी, ये वाली, ठीक है। तो इसके अनुसार आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ पे मैं बात करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चन को लिख देती हूँ यहाँ पे, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा जो है इज द एंगल, थीटा जो उन दोनों के बीच का एंगल है। इफ a इंटू बी इज इक्वल टू √3a क्रॉस प्रोडक्ट b, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, वैल्यू बताएं थीटा की कितनी होगी, 4 ऑप्शन है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a इंटू बी वेक्टर √3, ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट में। सो हम लिख सकते हैं इसको ए बी, इसको सिंपल फॉर्म में, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3ab कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहाँ पे कोस लिखते हैं और मल्टीप्लिकेशन को हटा के साइन पुट करते हैं। तो साइन अपॉन कोस क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था, ए बी से ए बी कट गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेंजेंट थीटा, रूट इज इक्वल टू √3, √3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन टेम्परेचर, डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर के साथ साथ इनमें से कौन सा ऐसा है जो चेंज नहीं होता। 4 हमें दे रखे हैं, वॉल्यूम, परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास इसका करेक्ट है, फोर्थ वन। मोल फ्रैक्शन कभी भी वॉल्यूम को इन्वॉल्व नहीं करती है, मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होती है, तो हैंस टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट है सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू मूव एट अपोजिट पोल इन, सेल डिवीजन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे इनमें से कौन से फेज के दौरान मूव करना शुरू करता है, प्रोफेज, मेटा, टीलो, एना। तो भाई हमारे पास करेक्ट क्वेश्चन है प्रोफेज। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल्स पे प्रोफेज में जाता है, जैसे कि ऐसे यहाँ पे ये ऐसे इससे जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्क द करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच, यहाँ से हम हमें यहाँ पे करेक्टली मैच बताने की, कोई 3 तो इनकरेक्ट होंगे और कोई एक यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, आप देख लो इसको। एस फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है। G2 फेज में DNA गलत है, ये तो रेस्टिंग फेज है। M फेज में क्रोमेटिन अब एयर नहीं होते हैं, मेटा फेज में हिस्टोन की G1 में नहीं होता।
अब देखो G2 फेज की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं किसके प्रिपरेशन के लिए, मतलब प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, माइटोसिस के प्रिपरेशन के लिए प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है इसमें। वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, जबकि सेल ग्रोथ जो है इसमें कंटिन्यू रहती है। एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से, जो कि जिसके बाद क्या होता है, डॉटर क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी सेपरेशन होती है, और यूजुअली वो एंड होता है विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोकाइनेसिस। तो ड्यूरिंग G1 फेज के दौरान जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, लेकिन वो खुद के डीएनए को कभी भी रेप्लिकेट नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन। इनमें से कंडक्टिंग जोन का फंक्शन कौन सा नहीं है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ब्रिंगिंग एयर टू बोर्ड टेम्परेचर, ट्रैपिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कौन सा कंडक्टिंग जोन का यहाँ पे हमारे पास फंक्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इसमें है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब ध्यान से सुनना जो मैं वर्बली आपको बता रही हूँ बोलकर। देखो, द पार्ट विच स्टार्ट्स विद एक्सटर्नल, वो पार्ट जो कि एक्सटर्नल नोज स्ट्रील से स्टार्ट होता है और टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक। आप ब्रीदिंग वाले चैप्टर में देखोगे तो पूरा एक वहाँ पे जो है वो माइंड मैप सा मैंने ना ये चैप्टर कवर करा रखा, वहाँ पे भी मैंने आपको बता रखा, अगर आप इजीली उसको समझना चाहो तो माइंड मैप से। तो नोज स्ट्रील से, एक्सटर्नल नोज स्ट्रील से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक कंडक्टिंग पार्ट होता है, जबकि उससे आगे एल्बियोली से लेकर जो और जितने भी उसके डक्ट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट की अगर मैं बात करूं, वो एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोली तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करते हैं, उसको ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसको इवन बॉडी टेम्परेचर तक, मतलब एयर को बॉडी टेम्परेचर पर भी ला देते हैं। लेकिन जो एक्सचेंज पार्ट होता है इज द साइट ऑफ, वो एक्चुअल साइट होता है किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक्चुअल डिफ्यूजन का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, एक्सचेंज ऑफ गैस, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक्चुअल साइट होता है डिफ्यूजन का ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। तो कंडक्टिंग जोन का नहीं होता, ये होता है एक्सचेंज पार्ट जो होता है, एक्सचेंजिंग जोन, एक्सचेंज पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच डज नॉट हैव इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स इन इट। किस में, कौन सा है इनमें से ऐसा जिसके पास जो है इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स नहीं होती इसमें प्रेजेंट। ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई या टर्मिनल ब्रोंकाइल्स। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है, टर्मिनल ब्रोंकाइल में जो है इनके पास इनकम्प्लीट कार्टिलेजियंस प्रेजेंट नहीं होती। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकाइल्स जो हैं वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजियंस रिंग से सपोर्टेड होते हैं, लेकिन टर्मिनल ब्रोंकाइल में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अभी मैं क्वेश्चन आपको लिख के बता देती हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइप नहीं हो पाते हैं। इन विच ग्राफ, इनमें से कौन से ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की नॉन ज़ीरो एंड यूनिफॉर्म है। ग्राफ में यहाँ पे बना देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे स्पेस खाम का कम पड़ेगा।
तो क्वेश्चन क्या था, कौन सा जो है ग्राफ एसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो, इसमें जिस मतलब उस ग्राफ में एसिलेशन जो ऑब्जेक्ट की वो नॉन जीरो और यूनिफॉर्म है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, फोर्थ। देखो अकॉर्डिंग टू स्लोप एसिलेशन का फॉर्मूला डी वी अपॉन डी टी होता है, तो स्लोप जो है वी टी ग्राफ का यानी वी ओ टी का यहाँ पे वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, देन फाइंड रेशियो। तो जब वो सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की, जब वो अपनी हाफ ऑफ सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेता है उस दौरान। तो जो हमारे पास ऑप्शन है पाई अपॉन टू, टू अपॉन पाई, 2 पाई, 1/2 पाई, ये हमारे पास ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड आएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2r और डिस्टेंस कितना होता है पाई आर। एक सर्कल के केस में अगर हम बात करें तो जब आप इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर से आर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 पाई यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 2 पाई। अगर रेट कांस्टेंट एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के है तो टाइम रिक्वायर्ड बताना है फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। फॉर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस एक्स। सो फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, 2.303 अपॉन के लोग, यानी 100 में से हम बात करते तो 100/1। सो बाय सोल्विंग दिस विल गेट 2.303 के लोग 10⁻²। ओके और यहाँ पे 10⁻² को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 log 10, यानी कि log 10 की वैल्यू होती है 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप इसको 2.303 अपॉन के इंटू 2 × 1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.606 अपॉन के, यानी कि 4.606 के जो हमारे पास इसका आंसर आया है। नेक्स्ट यहाँ पे 19th क्वेश्चन की बात होगी। जो रेट ऑफ रिएक्शन है a प्लस बी प्लस सी गिव्स व्हाट p, प्रोडक्ट देता है ये हमें, इज गिवन बाय r इज इक्वल टू माइनस टी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के a⁻1/2 b⁻1/2 c⁻1/4। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको बस। देखो फॉर रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट, रेट लो क्या होगा, डी आर इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी हमें दे रखा है ये वाला डाटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सेम वही डाटा। तो एक मिनट में इसको इरेज करके आपको बताती हूँ, क्वेश्चन तो हमें पता चल ही गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, इसका 1/2 प्लस इसका 1/2, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, प्लस इसमें क्या है 1/4। आप इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 5/4। कुछ नहीं था, सिंपल ये जो 3 कोफिशिएंट दे रखे हैं इनका एडिशन करके इनका एलसीएम निकाल लेना था। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसकी जो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड की, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर, मतलब वो कितना टाइम लेगी 20 ग्राम ऑफ रिएक्शन को 5 ग्राम में रिड्यूस करने के लिए, वो बताना है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ दे रखे हैं। देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला है जो अभी हमने पीछे अपना 99% वाला जो क्वेश्चन था वो टाइम कंप्लीशन वाला, उसमें भी हम ये करके आए हैं, तो सोल्व करेंगे इसे।
के प्लेस पे हम 10⁻⁻² पुट करेंगे। लोग ए कितना हमारे पास 20, यहाँ पे 20 एक्स यहाँ पे क्या आएगा 20 - यानी कि 5, a - x यानी कि 5 यहाँ पे हमारे पास इसका आ जाएगा, इज इक्वल टू 2.303/10⁻²। लोग यहाँ पे 5 4 जा लोग 4 आ गया। इसको फर्दर सोल्व करेंगे 2.303/10⁻² इंटू 0.6020 यानी कि आंसर आ जाएगा 1.386 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू क्या आएगा 138.6 सेकेंड हमारे पास इसका आंसर आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हाइफी कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के साथ, इट इज़ नोन एज, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। हमको इसका एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, अगर हाइफी कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के साथ, सेप्टेट हाइफी, कोइनोसाइटिक हाइफी, माइसीलियम, नन ऑफ दिस, कौन सा आएगा। तो देखो क्लास 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 का क्वेश्चन है, मैं आपको इतना भी बता दे रही हूँ। पेज नंबर 23 का ये हमारे पास क्वेश्चन है 11th की एनसीईआरटी। अगर हाइफी कंटिन्यूस ट्यूब फील्ड होती है मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म के साथ, तो उसको बोला जाता है कोइनोसाइटिक हाइफी। ठीक है, तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल इनमें से किस में एब्सेंट होती है, ऐसा क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म होती है जिनमें बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होती। ये हमारे पता नहीं 11th क्लास के एनसीईआरटी के सेकंड और थर्ड चैप्टर में बिल्कुल 2-3 लाइन में इसका जिक्र कर रखा है, और इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट वगैरह में। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, जो कम्प्लीटली एक सेल वॉल को लैक करते हैं, लैक्स आ सेल वॉल, बिल्कुल भी इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की, मार्क द इनकरेक्टली मैच्ड फॉर, जेनेटिक मटेरियल के इनकरेक्टली मैच्ड बताना, इसमें से कौन सा होगा यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे इनकरेक्टली वायरोड सिंगल स्टैंड आरएनए होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, बिना डबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल ठीक है। मोस्ट बैक्टीरियोफेजिक सिंगल स्टैंड, ये गलत है। ये टीएमवी टोमेको मोसाइक वायरस सिंगल स्टैंड आरएनए होता है, ठीक है। देखो बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेजिस की अगर मैं बात करूँ, बैक्टीरियोफेजिस का क्या मतलब होता है, ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। यूजुअली कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होते। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच आर WBC परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, WBC यानी कि कौन सा वाइट ब्लड सेल, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, कौन सा वाइट ब्लड सेल जो है वो फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी दूसरे सेल या फॉरेन पार्टिकल के अफेक्ट को सुप्रेस कर देना। तो कौन सा होता है, एनसीईआरटी की लाइन है ये हमारी, कौन सा होगा, न्यूट्रोफिल्स, साइनोफिल्स, मोनोसाइट, या दोनों एक, या एक 1 एंड 3। सो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास फोर्थ होता है। न्यूट्रोफिल्स का भी ये काम होता है, और यहाँ पे हमारे पास मोनोसाइट्स, दोनों ही ये काम कर सकते हैं। 11th क्लास के एनसीईआरटी के पेज नंबर 280 और 281 समथिंग पे आपको ये चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर आई गेस, थर्ड और सेकंड। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो है वो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टेस्ट 4। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता रही हूँ। सबसे पहले 2 कार हैं, 2 कार्स P and Q स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, स्टार्ट एक पॉइंट से स्टार्ट किया, स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे एक 2 कार्स ने P और Q ने जो है स्टार्ट किया एक पॉइंट से, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन, एक इन अ स्ट्रेट लाइन, और इनकी जो पोजीशंस हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय ये हमारे पास इसकी क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है।
देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, दोनों की, ये एक्स पी की हो गई, ये क्यू की हो गई, टाइम के रिस्पेक्ट में एफ टी माइनस टी स्क्वेयर। तो क्या बताना है यहाँ पे, पूछा क्या गया है, एट व्हाट टाइम, को किस टाइम पे जो दोनों कार्स हैं उनकी वेलोसिटी सेम होंगी। ऑप्शन देख लो सबसे पहले, ए माइनस एफ अपॉन 1 प्लस बी। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है ए प्लस एफ अपॉन 2 इंटू बी माइनस 1। थर्ड ऑप्शन इज ए प्लस एफ अपॉन 2 1 प्लस बी। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है एफ माइनस ए अपॉन 2 1 प्लस बी। तो बताना है कौन से टाइम पे होगी। तो देखो आप क्वेश्चन आपको पता चल गया, तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देती हूँ, मतलब ये ऑप्शन वगैरह इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ताकि सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर सके अपना। पेन भी चेंज कर लेते, काफ़ी टाइम हो गया हमको एक पेन से काम करते। देखो इक्वेशन दे रखी है एक्स पी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वेयर, ये हमारे पास पी की है, इसको हम डी एक्स अपॉन पी डी टी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस टू बी टी। और वेलोसिटी की बात करूँ तो वी पी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी टी, यानी कि ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे मैं बात करूँ डी एक्स क्यू की, सिमिलरली जैसे हमने अभी इसका किया, इसका भी ऐसे ही हम कर देंगे जो भी इसकी इक्वेशन के अनुसार। वी क्यू इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गई वेलोसिटी की। सो नेट अगर मैं बात करूँ तो हम कैसे निकालेंगे, वी पी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों सेम है, वी पी इज इक्वल टू वी क्यू। हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी सेम किस स्पीड पे, मतलब कि सेम स्पीड कितने टाइम पे होगी, ये पूछा गया है, राइट। तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो यानी कि हम लिख सकते हैं ए प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी। सो टू बी टी प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए, यानी कि टाइम को आप बाहर निकाल लोगे यहाँ पे तो आ जाएगा एफ माइनस ए अपॉन टू बी प्लस टू, यह आ जाएगा टाइम इस टाइम पे, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो मैंने आपको ऑप्शन के अनुसार बताया था उसमें फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड, क्या पूछा गया कौन सा करेक्ट है फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, करेक्ट यहाँ पे बताना है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। तो यहाँ पे मैं शायद ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ, ये एक्सेलरेशन डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव, दूसरा हमारे पास ये नेगेटिव 0, तीसरा नेगेटिव, और फोर्थ वन नन, मतलब कोई सा भी इनमें से नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास है फर्स्ट, पॉजिटिव होगा। जो भी मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी होता है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ, उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन के जरिए बता देती हूँ। ये यू इनिशियल स्पीड है, ये एक्सेलरेशन है, ये इनके बीच का क्या है एंगल, यानी कि थीटा मान लेते हैं इसको। तो जब 90 डिग्री से ज़्यादा थीटा की वैल्यू होती है देन कोस थीटा उस कंडीशन में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो याद रखोगे, तो एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा अल्टीमेटली। नेक्स्ट है एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया एक वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे 60 डिग्री के एंगल पे, एक वर्टिकल डायरेक्शन यानी ऊपर की साइड। इट्स स्पीड हाईएस्ट पॉइंट जो था ट्रेजेक्ट्री का, उसके मतलब कि उस दौरान इसकी स्पीड कितनी होगी। क्या पूछा गया, जो ट्रेजेक्ट्री का हाईएस्ट पॉइंट होगा उस दौरान उसकी स्पीड बतानी है हमें कितनी होगी। तो देख यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझते हैं, बना के थोड़ा सा देखेंगे। ट्रेजेक्ट्री आपको पता होगा ट्रेजेक्ट्री प्लेन कैसा होता है, देखो इसको ऊपर की साइड वर्टिकल पोजीशन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है। एंगल कितना यहाँ पे 60 डिग्री का, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी डाटा का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके दो वेक्टर बना सकते हैं, राइट, दो वेक्टर बन जाएंगे इसके। ये एक वेक्टर यहाँ पे आएगा 10 कोस 30 डिग्री का, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये अगर 60 था तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री जो पाथ होता है वो ऐसा कुछ होता है, राइट, ट्रेजेक्ट्री पाथ ये होता है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री हो गई, 10 कोस 30। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, देखो 4 कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 रूट 3 अपॉन 2, यानी कि सोल्व करेंगे आ जाएगा 10 रूट 3 अपॉन 2, 2 5 तो 5 रूट 3 मीटर
पर सेकेंड हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ट्रेजेक्ट्री के यहाँ पे हमसे पूछा गया तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करती हूँ, क्या है अभी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। अंडर एक मिनट, कौन सी फाइल में चले गए हम।